जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 6 मॉक टेस्ट है जो कि हम डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 1951 में जो कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक थे बीजू पटनायक के अनुदान से स्थापित किया गया था। और पहला पुरस्कार 1952 में दिया गया था। और ये यूनेस्को द्वारा संस्था, मतलब जो साइंस टेक में अच्छा काम करते हैं, जो साइंस टेक में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बस हमें इतना जानना है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना जो है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूनिसेफ की स्थापना हमारी 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस संस्था के द्वारा 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में जो कि स्थित है। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1946। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन द्वीप स्थित है? तो ये जो पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये जो आइलैंड है ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये द्वीप भारतीय प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। पंबन द्वीप जो है बहुत ही फेमस है। वहाँ पे वो धनुषकोडी में जो राम सेतु जो है रामेश्वरम में बना है, तो वो बहुत ही फेमस है। आइए नेक्स्ट, वो लगभग 7000 ईसा पूर्व वर्ष पुराना है वो। पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा। ये ऐसी बुक है, इन्होंने जो पंचतंत्र लिखा था, ये सबसे ज़्यादा मतलब ट्रांसलेटेड ये बुक है। इस बुक किताब की बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में मतलब इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु शर्मा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, एक तो राज्यसभा के जो उनका विघटन नहीं होता, और ये एक स्थायी सदन है, और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है मतलब सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी आधार पर किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो जो वो फर्म्स होती हैं, उपक्रम होती हैं, उनकी स्वामित्व के आधार पे जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन जो होता है उपक्रमों पर स्वामित्व, उपक्रम मतलब होता है जो फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनके स्वामित्व पे होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें क्या है ना कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का जो है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का दोनों का जो है वर्चस्व होता है, दोनों का कंट्रोल होता है। तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपक्रमों पर स्वामित्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद इसमें हिंदी में है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है कि ये एक साल के अंदर जितने भी एक देश के अंदर किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादित जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, अंतिम वस्तु, याद रखिएगा, अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है जो हमारा जीडीपी है। और जीडीपी से ही हम किसी देश की इकॉनमी को मतलब माप सकते हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है या फिर बहुत ही लोएस्ट इकॉनमी है। तो जीडीपी बहुत ही मतलब ये क्राइटेरिया है, ये एक मानदंड है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने का कि डेवलप्ड नेशन है या फिर डेवलपिंग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। और इसमें क्या था, सबसे पहले जो है 1969 में किया गया था।
दूसरी बारी। उसमें क्या हुआ था कि 14 जो हमारे कॉमर्शियल बैंक थे, जिनकी मतलब जिनकी जो वो पूंजी जो थी, जो जमा पूंजी थी, वो अगर 50 करोड़ से अधिक थी तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार जो है 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो कि 1980 में। तो सबसे पहले हमारी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया फर्स्ट टाइम, वो 1960 में किया गया था, जो कि 14 बैंक जो है, लगभग 14 बैंकों का विलय कर दिया गया था, मतलब उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद 1980 में 6 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहली बारी में तो हमारा 1969 में था, और सेकेंड टाइम में अप्रैल 1980 में। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 1969 में जो है पहली बारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसमें सेकंड टाइम पूछा है तो वो 1980 हो जाएगा। भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ तक और कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, एमएसएमई जो है, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम जो बैंक, वो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर थे। तो उसमें क्या हुआ था कि 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसमें क्या था कि एक 2020 में जब हमारे यहाँ कोविड लगा था, तो उसमें उसकी टर्म्स चेंज कर दी गई थी। उसमें ये था कि सूक्ष्म जो हमारे जो माइक्रो जो इंडस्ट्री है, वो जिसमें क्या है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट जिसमें नहीं होगा, और उसकी जो टर्नओवर है, लगभग जो ईयरली जो टर्नओवर है, कितना वो आउटपुट देती है वो फर्म या वो फिर वो इंडस्ट्री, तो वो 5 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, और जो उसका जो उसका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा माइक्रो इकॉनमी में आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। तो जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 में मतलब प्रारंभ हुई और 1979 तक चली थी, तो को समाप्त कर दी गई थी। और ये योजना जो है जनता सरकार द्वारा लाई गई थी, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसमें क्या था कि 1 साल पहले इसको समाप्त कर दी गई थी, जो कि 80 में जो है 1980 में ये समाप्त होने वाली थी, लेकिन ये पहले ही समाप्त कर दी गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गरीबी हटाओ। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी सर्च लाइट, स्कूटर, मोटर गाड़ी और के जो हेडलाइट होती है, उसमें जो है कॉन्क्लेव जो लेंस होता है, अवतल दर्पण, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो एकदम पास की चीज़ें होती हैं उसको देखने का काम में इसको लाया जाता है। तो दर्पण अवतल, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स और जीएस का कंपाइलेशन है, मतलब ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिएगा। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? रोग जो है जल से होता है, मतलब किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? मतलब टाइफाइड जो है ये क्या कहते हैं, कैसा मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरस से फैलता है? तो ये जो हमारा टाइफाइड है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि सल्मोनेला टाइफी जो है नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज़ है। और जैसे पूछ लेता है वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आपको याद रखना है जो टाइफाइड है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण के संक्रमण से जो है ये टाइफाइड बुखार हो जाता है बैक्टीरियल डिजीज़ के कारण। तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो जो पारा है वो जो है पारा मतलब वो मरकरी जो है वो तरल अवस्था लिक्विड फॉर्म में जो है ये पाया जाता है, पाई जाने वाली धातु है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी पारा। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है। CaOCl2 जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। इसका क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रंग वाइट होता है।
इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग जैसे क्लोरोफॉर्म या क्लोरीन गैस बनाने में, इसका क्लोरोफॉर्म में जैसे होता नहीं कि बेहोशी में उसका निश्चेतक अवस्था या फिर बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म की गैस अगर किसी को सूंघा दी जाए तो वो बेहोश हो जाता है, तो उसको बनाने में ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। हमारे देश में शिक्षा का एक अधिकार है, मतलब मूलभूत अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है या राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो किसमें है? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 हुआ था उसमें भाग 3 में एक आर्टिकल जोड़ा गया था जो कि 21 का है। उसके अनुसार क्या था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का एक फंडामेंटल राइट था। और इसमें क्या था, शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार हो जाएगा, जो कि कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, और जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में 21 क्लॉज का में ये हमारा मौलिक अधिकार के रूप में जुड़ा था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो है राज्य को निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 39 है वो नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का निर्देश देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 39। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर के बहुत कम 4-5 लगभग 1 हफ्ता बचा है, तो इसलिए बस हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित मतलब 60वें अनुच्छेद में क्या है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत है? जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं। और अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 61 में क्या है? जो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। और जो ये आर्टिकल 63 है उसमें भारत का उपराष्ट्रपति का मतलब का रेफरेंस उसमें दिया हुआ है। तो हमारा जो अनुच्छेद 60 है वो क्या है? वो शपथ, राष्ट्रपति की शपथ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के तहत है। भारतीय संविधान के निम्न में किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की जो व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो है व्यापार एवं वाणिज्य को बिना किसी बाधा के, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के हम व्यापार कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 301। पंचायती राज के सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से जो है प्रारंभ हुआ था। और इसमें क्या था? 73 संविधान संशोधन जो था, 73 अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत 1992 के द्वारा पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसमें क्या था कि फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना इसका उद्देश्य था। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से मतलब सत्ता का मतलब सत्ता का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, कि सत्ता मतलब गांव-गांव तक भी पहुँचे, जो प्रशासन का अधिकार है, जो सत्ता शासन करने का अधिकार वो गाँव तक भी पहुँचे, सिर्फ एक सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य यही था, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। तो 1943 में जो रास बिहारी बोस थे वो सुभाष चंद्र बोस को इसका जो मुख्य नियुक्त कर दिया गया था। तो इसमें 21 अक्टूबर 1943 को मतलब कि इसमें जैसे पूछा आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो इसमें 21 अक्टूबर 1943। इसमें क्या था कि जो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थाई मतलब स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार जो कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जानी गई थी, तो उसका गठन कर दिया था। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? 21 अक्टूबर 1943 को, जो कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की पहले से ही एक मतलब अस्थाई गवर्नमेंट थी जिसको आज़ाद हिंद के नाम से, आज़ाद हिंद सरकार के नाम से बोला गया था, तो उसकी स्थापना कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों इसमें ना इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने उसी के लिए हैं। तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर पुकारा था? तो उसमें जो राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहकर पुकारा था, जब 1944 में आज़ाद हिंद फौज जब वहाँ पे बाहर थे, तो उन्होंने ये मतलब रेडियो पे गांधी जी को संबोधित किया था कि राष्ट्रपिता कह के कि भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने ये राष्ट्रपिता कह के उनको गांधी जी को संबोधित किया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह जब अस्वीकार हो गया था, तो उसके बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया था। फिर इसमें क्या था कि सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद ब्रह्मदत्त जो है तीसरे, हमें तीनों याद करने हैं कि एग्ज़ाम में मान लीजिए फर्स्ट तो सभी को याद रहता है कि विनोबा भावे थे, सेकंड जो है जवाहरलाल नेहरू थे, थर्ड जो है ब्रह्मदत्त थे। इसमें पहला पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सेकंड पूछता विनोबा भावे पहले हो जाएंगे, अगर सेकंड पूछता तो जवाहरलाल नेहरू, थर्ड पूछेगा तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक की मांग को मान लिया गया था? तो 1909 में जो मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल को मान लिया गया था, और इस 1909 को मॉर्ले मिंटो भी एक्ट के नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो अधिनियम। तो मॉर्ले मिंटो अधिनियम में ही सांप्रदायिकता की जो है झलक देखने को शुरुआत हो गई थी, सांप्रदायिकता की। यहीं से भारत और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सेपरेशन की नींव पड़ गई थी, कहते हैं इसे मॉर्ले मिंटो जो अधिनियम था 1909। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी में जो भारत को स्वतंत्र कर अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा के जो भारतीय थे उन्होंने 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको और ये मतलब एक पत्र निकलती थी वहाँ से हिंदुस्तानी गदर के नाम से, जो कि उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित होती थी। और इसके जो गदर पार्टी के संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह भाखना थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार सोहन सिंह भाखना, गदर पार्टी का पहला सभापति। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाखना। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो ये बहुत ही फेमस लॉर्ड कर्जन जो था 1905 में, और इसके निर्णय की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी कि बंगाल विभाजन होगा, और जो इसको लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावित हो गया था। फिर उसके बाद 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो वहाँ पे इसको निरस्त करने की घोषणा कर दी गई थी, जो बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था, तो दिल्ली दरबार में इसको निरस्त करने की घोषणा कर दी गई थी 1911 में। तो ये हमारा जो बंगाल विभाजन को अंजाम कर्जन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं? तो भगवान महावीर की जो शिक्षाओं का संकलन था वो आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगम सूत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, किसने की थी? तो जो धौलावीरा जो हमारा कहाँ है वो गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है, और इसकी जो खोज थी जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने पहले शुरू किया था, फिर आरएस बिस्ट ने इसको काफ़ी मतलब कि इसका विस्तार किया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरएस बिस्ट। और पहले जो है उन्होंने जेपी जोशी ने किया था, मतलब 1967 के आसपास, फिर उसके बाद जो है आरएस बिस्ट ने इसको प्रारंभ किया था, उसके बाद शुरू किया था उसके आगे का काफ़ी मतलब विस्तृत एरिया में। इसमें शासक और उनकी रानियां हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें रानियां पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त की जो रानी है कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी, कुमारगुप्त फर्स्ट की अनंत देवी थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, चंद्रगुप्त की जो है कुमार देवी फर्स्ट, एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं। चंद्रगुप्त की जो है कुमार देवी थी, चंद्रगुप्त की कुमार देवी थी, कुमारगुप्त फर्स्ट की अनंत देवी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी कुबेर नागा थी, समुद्रगुप्त की जो है दत्ता देवी थी। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। चंद्रगुप्त की कुमार देवी
समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, कुमारगुप्त फर्स्ट की अनंत देवी। महाबलीपुरम के 5 रथों में से जो धर्म रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का नाम क्या था? ये द्रौपदी रथ नाम था। और ये सबसे छोटा रथ माना जाता है और इसका निर्माण जो है, जितने रथ थे ये पल्लवों के शासनकाल में जो है ये बने थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रौपदी रथ। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको मानसून कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है मौसम से। और एक वर्ष के दौरान जो हवा की दिशा, जैसे हवा की दिशा होती है उस हिसाब से जो मौसम में परिवर्तन होता है उसको मानसून कहते हैं। तो भारत की जो जलवायु है, भारत की क्लाइमेट कैसा है? वो मानसूनी जलवायु है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो केवलादेव घाना जो है राजस्थान में है, ये गलत हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, ये भी गलत हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये गलत है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान वो हमारा हिमाचल प्रदेश में, तो ये सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड किसके अधीन है? तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है। सबसे मैं आपको फोर्थ जो है बता दे रही हूँ, सबसे बड़ा हमारा ग्रीनलैंड है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी है, बोर्नियो है, मेडागास्कर है। तो दोस्तों आपको चारों याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप चारों याद रखोगे तो आपका ये क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इससे गलत नहीं होगा। तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है, सबसे बड़ा जो है हमारा ग्रीनलैंड है, सेकेंड में हमारा पापुआ न्यू गिनी है, थर्ड में हमारा बोर्नियो है, फोर्थ में हमारा मेडागास्कर है। एक बार फिर से, ये तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड। फर्स्ट में ग्रीनलैंड, सेकंड में पापुआ न्यू गिनी, थर्ड में बोर्नियो, फोर्थ में हमारा मेडागास्कर। इसके बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर आपने फोर्थ आपको चारों याद है तो फिर आप मतलब आपकी तैयारी फिर बेहतर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए है। तो हिमालय हमारा एशिया में है, एंडीज़ हमारा जो है दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। हिमालयन एशिया में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, रॉकी हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो अभी 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है गेहूं का? वो चाइना में होता है। उसके बाद हमारा भारत सेकंड में है। तो हमें बस इतना याद रखना है। फर्स्ट में हमारा जो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो हमारा चाइना है, उसके बाद भारत है, थर्ड में रशिया है, फोर्थ में अमेरिका है। एक बार अगर आपने ये चारों पढ़ लिया तो आप फिर कर ले जाओगे क्वेश्चन। बस हमको पहले ये चाइना, भारत हमारा सेकंड में है। इसमें देश और राजधानियाँ हैं। तो रोमानिया की बुखारेस्ट है, नॉर्वे ओस्लो है, नाइजीरिया की अबूज़ा है, वियतनाम की हनोई है। एक बार फिर से देखते हैं। रोमानिया बुखारेस्ट, नॉर्वे ओस्लो, नाइजीरिया अबूज़ा, वियतनाम हनोई। मैंने ऐसे याद रखा था ये वाला। रोमानिया में बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी, तो रोमा को बुखार हो गया, रोमा एक लड़की है उसको बुखार हो गया, रोमा को बुखार हो गया, तो रोमानिया बुखारेस्ट ऐसे करके याद किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? तो ये जो है पहली लंबी दूरी की जो साइड स्विंग रिवॉल्वर है उसका नाम प्रबल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रबल। और इस रिवॉल्वर की जो मारक क्षमता है वो कितना है? 50 मीटर तक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? तो यूपी हमारा 5वें नंबर पर है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पे केरल है और सेकंड नंबर पे पंजाब है, और यूपी हमारा 5th स्थान पे है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है केरल को फर्स्ट रैंक मिली है, सेकंड में पंजाब है और 5th में हमारा यूपी है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूपी का करंट है। यूपी के क्वेश्चंस जो है यूपी स्पेशल में ज़रूर बनेंगे, तो इसको याद रखिएगा। यूपी हमारा 5th में है। आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दल कुल 6 हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी है BJP सेकंड, थर्ड हमारी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसको बसपा बोलते हैं, BSP जो हमारी तीसरी हो गई। फोर्थ में क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म वाली जो है वो हमारी हो गई। फिर हमारी 5th है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP,
फिर 6 हमारी जो है, जो आपको राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी। तो राइट ऑप्शन 6 हो जाएगा। जल बजट तैयार करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें तमिलनाडु को जो है तमिलनाडु को पहला स्थान दिया गया, सॉरी केरल जो है जल बजट तैयार करने में केरल जो है पहला स्थान है। और केरल के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन थे, इन्होंने जल बजट प्रस्तुत किया था। इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि केरल का भी ऐसे ही इसमें किसी में था तो बड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसका राइट ऑप्शन जल बजट तैयार करने वाला केरल। सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी जो है 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसने जो है भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके, और ये कहाँ हो रहा था? ओमान में जो है ये पुरुष हॉकी जो है संपन्न हुई, उसमें जो है भारत ने पाकिस्तान को हरा के ये खिताब अपने नाम किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत ने। और किसको हराया था? पाकिस्तान को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लागू किया था? तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था वो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक किबीतू गाँव है, वहाँ से लॉन्च किया था। और ये योजना जो है 2022 से 2026 तक जो है ये प्रायोजित की जाएगी। और इसमें क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम, उत्तराखंड और ये जो संघ शासित प्रदेश जो हमारा यूटी लद्दाख है, उसमें से लगभग 19 जिलों के जो 19 जिले हैं, लगभग 2967 जो गांव हैं, उनके विकास के लिए जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हिली एरिया जो स्टेट हैं, वहाँ पे कौन कौन सा, इसको भी याद रखना है कि कौन कौन से जो है स्टेट इसमें शामिल थे। तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड जो है, और एक हमारा यूटी लद्दाख, इसके लगभग 2967 गांव हैं, उनके विकास के लिए ये वाइब्रेंट विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो हमारा अरोमा पार्क है, मतलब परफ्यूम पार्क, ये कन्नौज में बनाया जा रहा है। कन्नौज में तो वैसे ही इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 2021 का गांधी पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हमीमा जो क्षेत्र था, रियासी जिले के सलाल हमीमा क्षेत्र में लिथियम की खोज की गई, और ये कितना था? 5.9 जो है मिलियन टन लिथियम की, मतलब इतनी वो है कि संभावना कि इतना जो अनुमानित है ये जो डेटा है, तो 5.9 मिलियन टन। और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हमीमा क्षेत्र में लिथियम की खोज की गई है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में जो है ये 3 से 7 जनवरी 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में जो है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो थीम था वो ये भी पूछा जा सकता है, तो महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये इसकी थीम थी। तो दोस्तों फिर आगे मिलते हैं। फिर अभी आपके एग्ज़ाम को 1 हफ्ते बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जो जीएस की मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो उसमें टॉप 200 करंट अफेयर्स और पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट और भी जीएस के मैं 2-3 वीडियोस लाऊंगी, तो वो आप देख लीजिएगा, तो वो उसमें से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप अपना अच्छे से रिविज़न करते रहिए, पढ़ाई में अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।